नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी। आज हम रेरा के बारे में एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेरा अधिनियम के बारे में, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेरा क्यों आया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो जो कोर ऑब्जेक्टिव पहले देख लें, बाकी फिर उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उनकी सेल एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जाए, होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। देखिए, रेरा के आने के पहले अलॉटीज के प्रति प्रोमोटर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, या दूसरे शब्दों में कहें, जितनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। तो रेरा का एक उद्देश्य है कि होम बायर्स के हितों की रक्षा करने के साथ साथ उनके प्रति प्रोमोटर्स, जिनको हम पहले बिल्डर्स कहते थे या कॉलोनाइजर कहते थे, डेवलपर कहते थे, अब एक ही नाम है प्रमोटर, तो प्रमोटर्स की जवाबदेही तय की जाए। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में पूरी पारदर्शिता हो, फेयर प्ले हो, फ्रॉड्स को रोका जाए, डिलेज को रोका जाए, प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये इतना महत्वपूर्ण सेक्टर था, ये अभी भी है, लेकिन इसमें प्रोफेशनलिज्म का अभाव था क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो रेरा का एक उद्देश्य है कि पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। उदाहरण के लिए, अभी तक जो सेल हो रही थी, कहीं कारपेट एरिया से हो रही है, कहीं प्लिंथ एरिया से, कहीं बिल्टअप एरिया से, कहीं सुपर बिल्टअप एरिया से। तो रेरा आने के बाद इसका मानकीकरण कर दिया गया, पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन। अधिनियम कहता है कि जो सेल होगी वो केवल और केवल कारपेट एरिया के हिसाब से होगी। अच्छा, एक बात और है, ये डिफरेंट टाइप के एरिया तो थे ही, उसमें कैलकुलेशन का तरीका भी सबका अपना अलग अलग था। जैसे सुपर बिल्टअप एरिया है, हर प्रदेश में अलग ढंग से गणना हो रही थी। यही नहीं, एक ही प्रदेश में भी अलग अलग तरह से गणना हो रही थी। तो रेरा एक्ट में कहा गया नहीं, ये नहीं चलेगा। अब सेल होगी तो केवल और केवल कारपेट एरिया के हिसाब से होगी, और कारपेट एरिया की गणना कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया भी अधिनियम में अंकित कर दी गई। पूरे भारत में एक जैसी होगी। और भी स्टैंडर्डाइजेशन किए हैं, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसके अलावा सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रमोटर एंड अलॉटी, यानी अलॉटी या घर खरीदार और प्रमोटर या बिल्डर के बीच में सूचनाओं की एक रूपता। इसका मतलब अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रमोटर या बिल्डर जितना जानता है, उतना ही होम बायर या अलॉटी भी जाने, इसका भी प्रयास किया गया। इसके अलावा दोनों पर, यानी होम बायर पर भी और प्रमोटर पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निर्धारित की गई है कि होम बायर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और प्रमोटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियल एस्टेट सेक्टर भारत में रोजगार देने के मामले में नंबर 2, यानी सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है। इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होने के बावजूद भी कोई प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन रेरा एक्ट में रेगुलेटरी मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भली प्रकार से इन्फोर्स किया जा सके। उसके लिए रेरा अथॉरिटीज़ हैं। फिर पूरी आगे देखेंगे अगले वीडियोस में पूरा एक सेटअप बनाया गया। इसके अलावा फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो पुराना ज़माना तारीख पे तारीख अब नहीं चलेगा। रेरा आने के बाद से जो निस्तारण होगा वो समयबद्ध ढंग से होगा, और सेक्टर में गुड गवर्नेंस प्रमोट करने का भी प्रयास होगा रेरा आने के बाद, ताकि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो रियल एस्टेट सेक्टर में वापस लाया जा सके। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का पिछले 1.5-2 दशकों से
जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना रहा नहीं। तो रेरा अधिनियम का एक ये भी उद्देश्य है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में वापस लाया जा सके और इसके साथ ही गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो आज हम यहीं रुकेंगे। आने वाले वीडियोस में हम रेरा के बारे में और अधिक जानेंगे। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। बहुत जल्द रेरा से संबंधित एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।